हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया है और नेगेटिव पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि क्रिया का अंतिम अक्षर या अंतिम मात्रा आ ई ए रहता है या अंतिम अक्षर क्रिया का ता ते ती प्लस था थी थे, मतलब ता था ती थी ते थे या ता था, ये रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और अफर्मेटिव होगा। और उसी में जब क्रिया के पहले नहीं शब्द आ जाएगा तो वहाँ आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। फिर चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका 3 प्रकार का होता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा किसी भी टेंस का, तो उसमें 3 प्रकार का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला आपका हो गया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा हो गया टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसका हम हिंदी में मतलब देखते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। और ये जो टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब होता है पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य। पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी वाक्य आ जाता है या आप ही लोग बोलते हो, जैसे कि तुम विद्यालय जाते हो कि नहीं, तो ये हो गया आपका पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पहचान देखते हैं। कैसे आप जानोगे कि कोई वाक्य लिखा गया तो कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है? जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। फिर से देखिए, जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब जैसे देखिए वाक्य, क्या राम विद्यालय गया? तो यहाँ देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिल गया और यहाँ वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया। जिस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, जिस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, तो उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे देख लीजिए, सब में वही है। चारों वाक्यों में क्या शब्द से शुरू हो रहा है और अंत इसका प्रश्नवाचक चिन्ह से हो रहा है। इस प्रकार यह हो गया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वाक्य के अंत में गया, गई, गए या ता था ते थे ती थी, तो ये हो गया पास्ट का। तो पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब इसका चलिए अनुवाद का नियम देखते हैं इसके। ऐसे वाक्यों का अनुवाद आप कैसे करोगे? तो उपरोक्त जैसी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ये जो ऊपर वाक्य लिखी गई है, ऐसी वाक्यों का जब आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा तो सर्वप्रथम आपको डिड लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जब अंग्रेजी वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या कोई भी हो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तब चलिए हम लोग अनुवाद करेंगे पहले वाक्य का, क्या राम विद्यालय गया? तो सबसे पहले आपको डिड लिखना है, डिड हो गया, यहाँ पे डिड लिख लिए। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता का पता लगाने के लिए आपको क्रिया के पहले कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करने पर, जब आप क्रिया के पहले कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करेंगे तो जो शब्द उत्तर में मिलेगा वो आपको कर्ता होगा। तो कौन गया? राम। उत्तर में मिला आपको राम, तो ये आपका कर्ता हो गया। डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है।
यहाँ देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट, तो डिड हो गया। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट राम हो गया। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखिए गया, ये आपकी क्रिया है, तो यहाँ आपको उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो। उसके बाद में फिर लिखेंगे स्कूल, तो टू स्कूल। कर्ता लिखने के बाद आप सीधे वाक्य के अंत में चले जाएंगे और वाक्य के अंत से अनुवाद करते हुए उल्टाएंगे कर्ता की तरफ। तो इस प्रकार हो गया डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय गया। अब दूसरी वाक्य देखिए, क्या सीता खाना बनाई, तो सबसे पहले आपको डिड लिखना है, तो सबसे पहले आपने डिड लिख लिया। उसके बाद में आपको लिखना है कर्ता यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें सीता है, तो सीता की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे, सीता लिख लिए। फिर क्या करती है, बनाती है, बनाती की स्पेलिंग होता है कुक, तो यहाँ हम लोग लिख लिए कुक। बनाना का मतलब देखिए, बनाना का कई मीनिंग है। मेक मतलब भी होता है बनाना, कुक मतलब भी होता है बनाना, माउल्ड मतलब भी होता है बनाना, लेकिन जैसी क्रिया रहेगी आपको वैसा ही प्रयोग करना है। जब खाना बनाएंगे तो बनाने का मतलब पकाया जाता है, तो इसलिए यहाँ कुक लगा। अब मेक के लिए जब कोई आप चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आप मेक, जैसे लकड़ी का कुर्सी बना दिए तो वहाँ मेक लगेगा। और जब किसी का आप चरित्र बनाते हैं तो वहाँ माउल्ड का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यहाँ कुक का प्रयोग हुआ है। फिर क्या बनाती है, खाना, यहाँ हो गया फूड। फूड के पहले कोई आर्टिकल या कुछ नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि फूड यहाँ आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले एन दी का प्रयोग नहीं होता है। पहले उल्लेख में तो नहीं होगा, दूसरे उल्लेख में हो सकता है। तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ केवल फूड ही लिखा गया है। फिर तीसरी वाक्य हम लोग देखते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते थे, तो सबसे पहले आपको डिड लिखना है, डिड हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ सब्जेक्ट वे हैं, वे के लिए आपको दे का प्रयोग करना है। फिर खेलते थे, क्रिया लिखना है फर्स्ट फॉर्म की, तो प्ले हो गया। फिर यहाँ हो गया फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहाँ देख लीजिए, फुटबॉल के भी पहले कुछ नहीं लिखा गया है, तो जितने भी खेल के नाम हैं उन सभी खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आपके कंपटीशन में आएगा यहाँ फुटबॉल के पहले ए फुटबॉल या एन फुटबॉल या दी फुटबॉल करके आएगा, तो उसको आपको गोला कर देना, वही एरर होगा उसमें, उसी को हटा देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये जाने कि किसी भी खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ प्ले के बाद और फुटबॉल के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर देखते हैं चौथी वाक्य, क्या मैं गाना गाता था, तो सबसे पहले आपको डिड लिखना है, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखना है आई। उसके बाद में फिर आपको लिखना है क्रिया फर्स्ट फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म की क्रिया होगी सिंग, मतलब होता है गाना, और ए सॉन्ग। सॉन्ग देखिए बहुत होता है, तो सॉन्ग आपका होगा कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन पहली बार लिखा जाता है तो उसके पहले ए या आइन का प्रयोग हमेशा होता है। तो जिसके पहले ए आइन का प्रयोग करना होता है, जब उसका पहला अक्षर उच्चारण करेंगे उसके पहले अक्षर का, अगर हिंदी का स्वर आता है तब तो आप आइन का प्रयोग करेंगे, अगर हिंदी का स्वर नहीं आता है तो आप ए का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हो गया यहाँ ए सॉन्ग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार ये हो गया समाप्त। यहाँ नोट देख लीजिए, ये जो फुटबॉल वाला है इसी का इससे संबंधित से नोट्स है। तो यहाँ देखिए लिखा है खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल मतलब होता है अग्र उपपद। आर्टिकल के अंतर्गत 3 शब्द आते हैं, ए, एन और दी। अब ये देख लीजिए, ये जो दी लिखा है इसको कभी कभी दा पढ़ा जाता है और कभी कभी दी पढ़ा जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कब इसको दा पढ़ा जाएगा और कब इसको दी पढ़ा जाएगा। जब केवल THE लिखा रहेगा, जब केवल इतना ही लिखा रहेगा THE और इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश वाक्य में बता रहे हैं, मैं यहाँ बोलूँ कि इसके पहले या लिखा है, तो ऐसा नहीं। जब केवल THE लिखा रहेगा तब उसको आप दी पढ़ेंगे, लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तब उसको आप दा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID प्रद्युम्न शर्मा को फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ देखिए वाटर मार्क जो लगा है,
ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी यही है। बिना स्पेस के जब इसको डालेंगे तो यहाँ जाके आप वहाँ इंस्टाग्राम आईडी में हमें फॉलो कीजिए और इसका नोट्स वहाँ से आपको मिल जाएगा।